अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 6 साल गुजर गए, 4 जज तब्दील हो गए, 100 से जायद समातें हो गई। सिर्फ 3 दिन बाद यानी 28 नवंबर को खुसूसी अदालत परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला सुनाने जा रही है। लेकिन उससे पहले वजारत दाखिला और परवेज मुशर्रफ के साबिक वकील सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग दरख्वास्तें एक ही दिन में दायर कर दी हैं। सलमान सफदर को 13 जून 2019 को खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ के हक में वकालत करने से रोक दिया था, लेकिन अब जाकर वो इस हक के लिए अदालत से रिलीफ मांग रहे हैं। इसी तरह वजारत दाखिला ने 23 अक्टूबर को प्रोसिक्यूशन टीम को हतमी दलाइल के दौरान फारिग कर दिया, और जब अदालत उसी प्रोसिक्यूशन टीम के दलाइल पर फैसला सुनाने जा रही है तो वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि वो इन दलाइल को बेमायनी करार दे, नई प्रोसिक्यूशन टीम बनाने का मौका दे। सिर्फ यही नहीं, वजारत दाखिला ने खुसूसी अदालत के क़याम को भी चैलेंज कर दिया है। इसलिए वजारत दाखिला की दरख्वास्त से यह वाज़ेह नहीं हो रहा कि उन्होंने ये दरख्वास्त परवेज मुशर्रफ को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए दायर की है या उन्हें सज़ा ना हो रिलीफ और मज़ीद इल्तवा देने के लिए दायर की है। और इत्तफाक की बात यह है कि परवेज मुशर्रफ के साबिक वकील और वजारत दाखिला की ये दरख्वास्तें एक ही दिन और एक ही वक्त में सामने आई, और इन दोनों दरख्वास्तों पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ वजारत दाखिला और परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। साथ ही आज लाहौर हाई कोर्ट में भी परवेज मुशर्रफ के वकील की दरख्वास्त की समाअत हुई, जिस पर अदालत ने सवाल उठाया कि परवेज मुशर्रफ इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, लाहौर हाई कोर्ट इस दरख्वास्त को कैसे सुन सकती है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला और परवेज मुशर्रफ के साबिक वकील की दरख्वास्तों की खबर सामने आई। पहले जायजा लेते हैं कि वजारत दाखिला ने अपनी दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और फिर एक एक करके इन नकात पर बात करते हैं। और फिर हमारे साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मौजूद होंगे। अनवर मंसूर साहब से पूछेंगे कि इस दरख्वास्त की अचानक क्या वजह बनी। वजारत दाखिला ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की जाती है कि वो खुसूसी अदालत के 19 नवंबर के फैसले को मुस्तरद करे, जिसमें खुसूसी अदालत ने वजारत दाखिला को ये मौका देने से इनकार किया कि वो एक नई प्रोसिक्यूशन टीम यानी वकला की टीम को नोटिफाई करती जो हतमी दलाइल देकर इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाती। वजारत दाखिला ने अपनी दरख्वास्त में मजीद कहा कि हमें इस केस में मुशर्रफ की तरफ से इल्तवा का इल्म है जिसका कौमी खजाने पर भारी असर पड़ रहा है, मगर वजारत दाखिला और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान ताउन और मालूमात के तबादले की कमी की वजह से परवेज मुशर्रफ ने मुसलसल कामयाबी के साथ इस केस को तूल दिया। वजारत दाखिला ने अपनी दरख्वास्त में मजीद कहा कि इस केस के ट्रायल की कारकर्दगी उस वक्त मजीद मुतासिर हुई जब प्रोसिक्यूशन टीम के सरबराह अकरम शेख ने यकतरफा तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस बात के बावजूद कि वजारत दाखिला उन्हें जोर देती रही कि वो केस के आखिर तक इसके साथ जुड़े रहे। वजारत दाखिला को उन मसाइल का इल्म था जो इस किस्म के इकदाम से जन्म लेते हैं, जैसे इस पर प्रोसिक्यूशन टीम के साथ डील करना, जिन्हें खुद अकरम शेख ने नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में सिलेक्ट किया था। साथ ही वजारत दाखिला ने अपनी दरख्वास्त में एक और नुकता उठाया जिससे ये बात वाज़ेह नहीं हो रही कि वो परवेज मुशर्रफ के हक में है या नुकता परवेज मुशर्रफ के खिलाफ है। ये दरख्वास्त का नुकता नंबर 10 है, जिसमें वजारत दाखिला ने इस्तदा की है कि अकरम शेख के जाने के बाद वजारत दाखिला को मुल्ज़िम यानी परवेज मुशर्रफ की तरफ से एक ख़त मौसूल हुआ और दीगर काबिल एतबार ज़राए से ये मालूमात मिली हैं कि मौजूदा प्रोसिक्यूशन टीम पर भरोसा और एतमाद ख़त्म हो चुका है, जिसका नतीजा इस केस में मौजूद खामियाँ और वो अहम सबूत हैं जो रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए। वजारत दाखिला ने अपनी दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वजारत दाखिला को ये इल्म हुआ है कि इस मुकदमे का आगाज़ करते हुए सही गौर व फिक्र नहीं किया गया, क्योंकि जिन लोगों ने मुशर्रफ के साथ इस जुर्म में मुआवनत की है उन्हें ट्रायल का हिस्सा ही नहीं बनाया गया और प्रोसिक्यूशन टीम में इतनी बारीक बीनी नहीं थी कि वो इस मसले को देखती। मजीद ये कि ना ही प्रोसिक्यूशन टीम और ना ही लॉ डिवीज़न हक़ाइक़ को सामने लेकर आई कि इस केस का आगाज़ करते वक्त काबीना और वफाकी वज़रा को एतमाद में नहीं लिया गया। ये सारी की सारी बातें आज की गई हैं और टीम की तरफ से ये सारा मामला रखा गया है। इससे पहले ये बात वाज़ेह हो कि 24 नवंबर को प्रोसिक्यूशन टीम ने खुद वफाक की प्रोसिक्यूशन टीम के तौर पर अदालत में पेश किया जब और ये बात भी आज कही गई है कि उस प्रोसिक्यूशन टीम को उस वक्त पता था कि उन्हें डीनोटिफाई कर दिया गया है, मगर उस वक्त हमारे साथ हम प्रोसिक्यूशन टीम के अहम रुकन थे। हमने उनसे सवाल किया अपने प्रोग्राम में बुला के कि क्या आप लोगों को इल्म था और ये क्या मामला हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा देखिए। सब 22 रुकनी आपकी प्रोसिक्यूशन टीम थी, 6 साल से इस केस की पैरवी कर रही थी, तहलील कर दिया गया, आप लोगों को बताया गया था, मालूम था या मालूम ही नहीं था ये सारा का सारा मामला? जी शाहजेब, आज इस तरह हुआ कि हम जब कोर्ट गए तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी
कि ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, और जब वहाँ पे पेश हुए कोर्ट के सामने तो फिर हमें इन्फॉर्म किया गया कि ये नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है। आपकी अपनी प्रोसिक्यूशन टीम हैरान हुई या मायूस हुई कि जी इतने लंबे अरसे से हम एसोसिएटेड थे, अब तो बिल्कुल मंतकी अंजाम को पहुंच रहा था, हुकूमत ने हमें बताया भी नहीं और ये आज क्या कर दिया अचानक? हैरत तो हुई हमें, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को फेडरल गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया था। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर सही कोई नोटिफिकेशन इशू करनी थी तो वो हमें भी इन्फॉर्म कर देते, स्पेशली अगर 23 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुई, अदालत के ज़रिए पता चला तो हैरत तो हुई, लेकिन मायूसी नहीं हुई, क्योंकि जैसे आज जो ऑर्डर पास किया है अदालत ने उसमें लिखा हुआ है दैट द प्रोसिक्यूशन हैज़ फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने अपने रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि सबमिट कर दिए हुए हैं। हतमी दलाइल से पहले प्रोसिक्यूशन टीम को तहलील कर दिया। फैसला आने से 3 दिन पहले पटिशन लेकर चली गई है वफाकी हुकूमत कि वो फैसला ना सुनाया जाए। अनवर मंसूर खान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर मंसूर खान साहब, बहुत शुक्रिया। सब अचानक ही प्रोसिक्यूशन टीम को तहलील किया था, उन्हें पता भी नहीं था, और अचानक ही आप लोग ये पटिशन लेके गए हैं, और ऐसे वक्त में लेके गए हैं जब खुद परवेज़ मुशर्रफ के साबिक वकील भी एक ही दिन में ये हुआ है। क्या वजह बनी? देखिए, ये ज़रा समझने की बात है। ये जब अकरम शेख साहब ने रिज़ाइन किया था तो वो टीम जो थी उस टीम का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो टीम जब अपॉइंट हुई थी तो वो अकरम शेख साहब को असिस्ट करने के लिए की थी, केस को आर्गू करने के लिए नहीं की गई थी। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि इन्होंने कुछ मेजर गलतियां की हुई थी, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन जो है उसमें इवेंचुअली बड़ी एक इशू बनता, और हो सकता था कि अगर अपील में जाते जिसके फेवर में भी होता तो ये एडवर्सली अफेक्ट करता वो जो गलतियां की हुई थी इन्होंने। अब इसकी वजह से जो टीम को जो डिसमिस किया था या उनके जो डी नोटिफाई किया था, उसकी वजह तो बड़ी क्लियर थी कि चूँकि वो जो लोग थे वो नोटिफाइड नहीं थे आर्गू करने के लिए, बल्कि अकरम शेख नोटिफाइड थे आर्गू करने के लिए, और जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो इनको डी नोटिफाई करना ज़रूरी हो गया। जहाँ तक के ताल्लुक़ है क्यों हम कोर्ट में गए, उसकी वजह बड़ी सिंपल और भी है कि जब एक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है वो अपॉइंट होता है, जो लॉयर्स अपॉइंट होते हैं सेंट्रल लॉयर्स के लिए जो अपॉइंटमेंट का होता है, उस कानून के तहत 1970 का कानून है, उसके तहत अपॉइंटमेंट होती है। जब ये केस लगा तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं, जो कि उससे ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, वो जब अपीयर हुए तो उनको कहा कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे बात करने की, और उसने कोशिश की उनको बताने की कि मैं जो हूँ इसको केस चला सकता हूँ, मुझे पता है क्या करना है, मगर उसको इजाज़त नहीं दी। उनसे कहा कि आप बैठ जाइए जाके पीछे। जाहिर है कि केस जो फाइल हुआ था उसके बारे में आर्गू भी होना था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पिछली टीम थी उन्होंने रिटर्न आर्गूमेंट्स फाइल किए डी नोटिफाई होने के बाद। तो इशू ये है कि अगर वो डी नोटिफाई हो गए थे तो उनका इख्तियार नहीं रहा था वो रिटर्न आर्गूमेंट्स फाइल करने का। मगर इस पर जो टीम है वो 24 अक्टूबर को ये वाकया हुआ कि वो अदालत में गए तो उन्हें पता चला कि वो ओरल आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। रिटन आर्ग्यूमेंट वो उससे पहले दे चुके थे, रिटन रिप्लाई वो अदालत में पहले जमा करा चुके थे डी नोटिफाई होने से पहले, ये उनका कहना है। साथ ही अकरम शेख साहब के जाने से पहले ही सारी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आ गई थी। इस टीम ने तो उसके बाद कोई एविडेंस दी नहीं है, तो फिर इस टीम ने कैसे केस के अंदर कोई ऐसे लकुना छोड़ दिए जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होता? ये गलत है। बात यह है कि 23 को उनको इतला दे दी गई थी, और उनको जाहिर है कि उसी लिए उन्होंने एक दिन पहले फाइल किया, जबकि 24 को फाइल करना था उनको, तो वो जानबूझ के उन्होंने एक दिन पहले फाइल कर दिया।
जबकि उनको बहुत बहुत वाज़े तौर पे इतला मिल चुकी थी कि ये डी नोटिफाई हो गए हैं। दूसरा, उनका इख्तियार ये भी नहीं था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो अकरम शेख थे उनका इख्तियार था कि वो फाइल करते, ये उनको सिर्फ असिस्ट करने की टीम थी। सब मगर फिर ये बताएं कि आप भी इस केस से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। फ़रूक नसीम साहब तो बराह रास्त परवेज़ मुशर्रफ का दिफा करते रहे, वो भी अच्छे से वाकिफ़ थे। इंटीरियर मिनिस्टर इस केस पे बात करते रहे और वो तो ये कहते रहे, क्योंकि वो परवेज़ मुशर्रफ के बड़े अच्छे दोस्त रहे, कि मैं वज़ीर आज़म को कहूँगा कि वो इस केस में ना पड़े। तो आप सबको अच्छे से इस केस का पता था, फिर भी आप लोगों को 14 महीने लग गए अकरम शेख साहब के जाने के बाद इस प्रोसिक्यूशन टीम को डी नोटिफाई करने में। सरकार के पैसे लगते रहे, इनको आप पैसे 14 महीने तक देते रहे। देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कि ये जाहिर है कि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। क्यों किया है वो उस वक्त लेट, मगर ये फैक्ट है जब उन्होंने कर दिया उसके बाद मुझसे उन्होंने कहा तो मैंने इमीडिएटली एडिशनल अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया ताकि वो जाए और वो जाके आर्गू करे केस को, मगर उनको इजाज़त ही नहीं दी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगा उनको करने में। प्रॉबली वो ये सोच रहे होंगे कि जब ये अकरम शेख नहीं है तो ये आर्गू भी नहीं होगा केस को। वो अटेंड कर रहे होंगे मगर आर्गू नहीं कर सकते केस को, इसलिए कि आर्गू करने के लिए उनको एक नया लॉयर को या प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करना था। ये है वजह जिसकी वजह से प्रॉबली उन्होंने आर्गू नहीं उसको हटाया होगा। मगर जब उन्होंने देखा कि ये इतनी ऑब्वियस वो इश्यूज रेस कर रहे हैं जो कि कानून से बालातर है, तो उस सूरत में फिर उनको मजबूरन उसको रिमूव करना पड़ा उनको। इस पे भी सवाल होता है कि उनको लगता था कि आगे नहीं बढ़ा सकते अकरम शेख साहब के जाने के बाद, तो 14-15 महीने इस हुकूमत को ख्याल ही नहीं आया कि एक प्रोसिक्यूटर नया लगा लें, एक नई लीगल टीम बना दें। और जब वो बिल्कुल रिटन आर्ग्यूमेंट उन्होंने जमा करा दिए और ज़बानी दलाइल देने वाले थे, उससे पहले लीगल टीम हटा दी, और जैसे ही फैसला आने वाला था उससे 3 दिन पहले हुकूमत अदालत में चली गई है कि इस फैसले को आने से रोकें। ये अचानक सारा का सारा मामला हो रहा है। देखिए, मैं अभी तो नहीं बता सकता हूँ डिटेल में उसके, मगर ये है कि उसमें जो इश्यूज़ हैं वो ऐसे हैं जो कि काफ़ी फेटल हो सकते हैं इस केस के। जब वो इश्यूज़ रेज होंगे तो उस वक्त मेरे ख्याल में सबको पता चल जाएगा, मगर ये है जितने इश्यूज़ हैं वो बड़े फेटल हैं टू द इंटायर प्रोसिक्यूशन। अच्छा, मगर इसमें जो नुक्ता नंबर 10 है वो आपने देखा होगा, वो कहता है कि हुकूमत को इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई, एक तो रिलायबल सोर्सेज से, मुसद्दिका ज़राए से, और दूसरा ख़ुद अक्यूज़्ड से। और अक्यूज़ से ये इन्फॉर्मेशन आपको मौसूल हुई कि अकरम शेख साहब के जाने के बाद जो कुछ लकुनाज हैं, इसमें कुछ खामियां हैं प्रोसिक्यूशन के केस में, जो कि इस अकरम शेख साहब के जाने के बाद आई हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है कि ख़ुद मुल्ज़िम बता रहा है प्रोसिक्यूशन को कि आपके जो वकील चले गए हैं उसके बाद आपके केस में कुछ खामी आ गई हैं, वो केस जो मेरे खिलाफ है। ये नुक्ता नंबर 10 आपने देखा? देखिए, उनका जो उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है वगैरह वगैरह वगैरह, और उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी कि इस वजह से आप मेरे ख़िलाफ़ प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि इसको जो प्रोसिक्यूशन है इसको क्वॉश किया जाए। जब ये बात आई इनके इंटीरियर मिनिस्ट्री के सामने, तो जाहिर है कि उन्होंने ये देखना शुरू किया कि ये कौन सा इतना सीरियस इशू क्या था कि इन्होंने टेकअप क्यों नहीं किया है। और जो प्लीडिंग्स हैं जब उनको चेक किया तो पता चला कि उन्होंने वो इश्यूज़ रेज़ ही नहीं किए हैं। रेज़ से मतलब ये है कि उन्होंने जो इनिशियल प्रोसिक्यूशन फाइल हुई है वहीं से गलती शुरू हुई है, और अभी तक वो गलती होती रही है, इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ है वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो कानून के मुताबिक उन्होंने किसी ने बॉदर नहीं किया देखने को। और उसने जब मुशर्रफ साहब ने दरख्वास्त दी कि अब आप इसको क्वॉश करें, इसको बंद करें, इसलिए कि आपने ये चीज़ें फॉलो नहीं की हैं, उस वक्त पता चला कि ये इशू जो है, जो इतने सीनियर वकला वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये देखने की जहमत भी नहीं की कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर दी हैं। मतलब आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि फ़ैसला आने से 3 दिन पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साबिक वकील भी और वफाकी हुकूमत भी एक साथ पटिशन लेकर जाते हैं, एतराज़ करते हैं कि जी फ़ैसला ना सुनाया जाए जो कि परवेज़ मुशर्रफ के केस के हवाले से आ रहा है।
फिर एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठता है। परवेज़ मुशर्रफ के साबिक वकील और करीबी समझे जाने वाले फ़रोग नसीम इस वक्त वज़ीर क़ानून हैं और बराह रास्त वाबस्ता रहे इस केस के साथ। आप इस केस के साथ वाबस्ता रहे, आप अटॉर्नी जनरल हैं, इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला बहुत परवेज़ मुशर्रफ के करीबी दोस्त हैं, उनकी तरफ से आज ये पटिशन गई है, तो सवाल नहीं उठेंगे कि इस हुकूमत में क्या हो रहा है? ये तो वक्त बताएगा कि कौन से सवाल कहाँ से उठते हैं, मगर इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू नहीं है। वो वजह उसकी ये है कि जब आदमी एक ऑफिशियल पोजीशन पे काम करता है तो वो ये देख रहा होता है कि ऑफिशियल पोजीशन जहाँ पे काम कर रहा है वो उसकी क्या वो है, वहाँ पर इम्पोर्टेंस है। तो जाहिर है कि जहाँ पर काम कर रहा है वो उधर का बेनिफिट देखेगा रादर देन दूसरे का बेनिफिट देखेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हो। और इमाम साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग देकर उनकी अपनी मर्जी से ये सारा का सारा फैसला हुआ है, उनके अहकामात के तहत हुआ है जो कुछ भी हुआ है? देखिए, बगैर अहकाम के ना हम आगे चल सकते हैं और ना हमारे पास इख्तियार है। बहुत शुक्रिया। अरमान मंसूर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं। वजह बता रहे थे कि क्या वजूहात थी जो प्रोसिक्यूशन टीम को हटाया गया और क्या वजह है कि इस वक्त वफाक गया है इस केस का फैसला ना सुनाया जाए। ये मामला लेकर उस वक्त के जब पिछले दिनों चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को जवाब देते हुए, जो वज़ीर आज़म ने एक तकरीर की थी जिसमें चीफ जस्टिस से मुतालबा किया था, बाकायदा तौर पर जो हवाले दिए थे साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फैसलों के, उसमें फिर यह बात भी कही गई थी एक और फैसला आने वाला है, हमें ताकतवर की मिसाल ना दें। और उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इस फैसले की बात थी जिसने 28 नवंबर को फैसला आना था। बात बार बार अकरम शेख साहब की हो रही है, साबिक सरबराह प्रोसिक्यूशन टीम मुशर्रफ गद्दारी केस। हमारे साथ इस वक्त मौजूद अकरम शेख साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, जो नुक्ता नंबर 9 है वहाँ से जो शुरू होता है मामला, वो आपके हवाले से है कि आपने जब प्रोसिक्यूशन टीम छोड़ी, आपने जब इस्तीफ़ा दिया और आपसे इसरार भी किया गया कि आप ना छोड़ें, उसके बाद से रिलायबल सोर्सेज से भी, फिर ख़ुद मुशर्रफ साहब अक्यूज़ से भी जो इन्फॉर्मेशन आई और ये सारा का सारा मामला हुआ, लकुनास पैदा हो गए। आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? मैंने जब 5 जुलाई का इंतखाब हुआ और इंतखाबी नताइज में मैंने देखा कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो सबकत ले जा रहे हैं और वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं, और फिर एक हफ़्ते के बाद मैंने देखा कि उनकी जो फॉर्मेशन है टीम की, उसमें जनाब फ़रोग नसीम साहब जो मुझे बहुत, जिनके वालिद साहब से भी मेरी दोस्ती थी, उनके साथ भी मेरी बहुत ताल्लुक़ है, और मंसूर अहमद ख़ान साहब जो दोनों हजरात प्रोसिक्यूशन के बहुत, फ़रोग नसीम साहब ने तो तकरीबन ये मुकदमा अप्रैल से रहा है, जून से सितंबर तक क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में, और फ़रोग नसीम साहब ने दिल खोल कर 10-10 दिन एक गवाह पे जरा की। तो इसी तरह अनवर मंसूर साहब ने दिसंबर की 24 तारीख से शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब के ज़ेर क़यादत 18 रुकनी टीम में जो डिफेंस ने बनाई थी वो उनकी मावनत करते रहे। मैंने जब देखा कि एक इक़्तिदार बदल रहा है और वो लोग जो डिफेंस की टीम के बहुत ही काबिल एहतराम लीडर्स थे, वो एक अहम पोजीशंस पे आ रहे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये मुझे, क्या मैं प्रोसिक्यूटर, हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन टीम की हैसियत से कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैंने जुलाई में इंतखाबी रिज़ल्ट नोटिफाई होने से पहले जनाब नासरुल मुल्क साहब को, निगरान वज़ीर आज़म को, मैंने इस्तीफ़ा भेज दिया, और उन्होंने मुझे, वजारत दाखिला ने मुझे कहा कि आप एक पेशी पे हमारी तरफ से पेश हो जाएं, जब तक गवर्नमेंट अपने पाँव जमा लेती है। तो मैंने कहा जी बात सुनिए, अगर मुझे वज़ीर आज़म या कोई ज़िम्मेदार आदमी ये कहेगा कि इसको मैं कंटिन्यू करूं, तो मैं ये बिल्कुल इस वजह से नहीं कि इमरान खान साहब आ गए हैं और मेरी उनसे कोई दुश्मनी है इसलिए मैंने ये मुकदमा नहीं करना, क्योंकि मैं तो बगैर मुआवजे के मैंने मुकदमा किया है। आपका सरकारी रिकॉर्ड सामने है, वजारत दाखिला में इज़्ज़त माब एजाज ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब हैं, वो चेक कर लें। अगर एक पैसा किसी भी ज़मन में
मुझे पेमेंट के सिलसिले में अपनी रिकमेंडेशन, मैंने 999 रुपीज़ फ़ी तय की थी जो तकमील मुकदमा पर मैंने लेनी थी, और 6-5.5 साल मैंने इस मुकदमे की पैरवी की है, 13 दिसंबर से लेकर अपने इस्तीफ़े की मंजूर होने तक। और दूसरी बात यह है कि जो प्रोसिक्यूशन टीम जो इंडक्ट की गई थी वो किसी सियासी जमात से किसी एक फ़र्द का भी ताल्लुक़ नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं ना कि 1 साल के बाद ये कह रहे हैं, 1 साल बढ़ के 1.5 साल के बाद ये कह रहे हैं कि अब प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो सवालात उठने पैदा हो गए। क्या सवाल उठे? उनके ऊपर एतराज़ करते, उनको पहले दिन फारिग कर देते, अचानक डी नोटिफाई करने की बजाय ये उनको TADA देते रहे हैं। उनको फाजिल जो प्रोसिक्यूटर्स बाहर से आते हैं उनके सफ़र के अखराजात देते रहे हैं। तो ये दे हैड कंप्लीट एंड फुल कॉन्फिडेंस इन द टीम अंडर द लाइक लीडरशिप ऑफ डॉक्टर तारिक हसन। मतलब मगर मुझे ये भी बताइएगा कि फिर हुकूमत पटिशनर के तौर पर कह रही है कि कुछ ऐसे लेकुनाज रह गए कि इसमें आपके छोड़ने के बाद ख़ास तौर से जिक्र हो रहा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हुए, क्या कि वो परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में जा सकते हैं? आपने क्योंकि केस शुरू से देखा, आपको लगता है कि कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से इस वक्त अगर फैसला आया तो वफाक के केस को नुकसान है? आपको क्या लगता है? अगर लेकुनाज रह गए हैं तो फिर तो इनका मन की मुराद पूरी होती है। फिर तो जनरल मुशर्रफ साहब जो जिस मुकदमे को देखिए ना, अगर लेकुनाज हैं तो क्या होगा? फैसला हो जाएगा। अगर जनरल मुशर्रफ की एक्विटल इनको अच्छी नहीं लगती तो उसके खिलाफ अपील का हक होगा इन्हें। और जो लेकुनाज हैं वो अपील कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है इसमें। अंडर द स्पेशल अमेंडमेंट, क्रिमिनल लॉ स्पेशल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। अगर सज़ा हुई मुशर्रफ साहब करेंगे, अगर कोई और लेकुना रह गया उसकी वजह से कोई अपील करनी पड़ी तो वो हुकूमत करेगी, उनके पास राइट ऑफ अपील है। अब ये मुझे बताएं कि लेकुनाज 1.5 साल तक इनको नहीं पता था ये प्रोसिक्यूशन टीम बदल गई है। मैंने जुलाई में इस्तीफ़ा दिया है, आप जुलाई में हुकूमत में बराजमान हैं, आपको कोई नहीं आप मॉनिटर कर रहा। और जनरल मुशर्रफ के अजीज़ तरीन दोस्त ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, ये मैं इल्ज़ाम के तौर पे नहीं, उनके ताल्लुक़ के को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं कह रहा हूँ। मेरी अहलिया PIC में दाखिल थी, उनके साथ वाले कमरे में ब्रिगेडियर एजाज साहब की कार्डिक सर्जरी हुई और उनको हमें उस कमरे से शिफ्ट किया गया इसलिए कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब की इयादत के लिए आना था। दोस्ती का ये अंदाज था, इतनी करीब की दोस्ती थी, तो इनको पता होना चाहिए था कि ये मैं ऑनेस्टली अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए अगर कोई लेकुनाज हैं तो मैं टीम को बदल दूं, और अगर एक्सपेंसिव टीम थी तो फिर तो जान छुड़ा लेनी चाहिए थी मुझे। अगर किसी ने, आप इनका बेशुमार, दे आर इन द कंट्रोल ऑफ टोटल मीडिया, नॉट के आपके मीडिया पे, जो इनका अपना मीडिया है, ये आपने बताया मुझे कोई पैसा दिया इन्होंने। और साहब बहुत शुक्रिया, अकरम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ इस हवाले से सामने रखा। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ भी आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आंखों पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए कल का दिन और कल से शुरू होने वाले अगले 10 दिन बहुत अहम हैं। ऑपोजिशन और हुकूमत की नज़रें इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर लगी हुई हैं, जो कल से रोज़ की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग के इल्ज़ाम की छानबीन का आगाज़ करने जा रही है। स्क्रूटनी कमेटी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को भी कल तलब किया हुआ है, मगर इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर स्क्रूटनी कमेटी सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही रोज़ की बुनियाद पर तहकीकात करेगी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर सवाल उठा रही है, उस पर एतराज़ कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वुज़रा बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उनके साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी साथ उनका केस चलाया जाए। बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी, आज हुकूमत की लीगल टीम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जो नहीं हुई, मगर पिछले कुछ दिनों में चाहे टॉक शोज हों या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इस केस के हवाले से तहरीक इंसाफ सामने। बाकी जमातों पे जिनके हवाले से बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, उनको भी, उन एप्लीकेशंस को भी हमारे साथ सुना जाए और जुनैन मसली तमाम सियासी जमातों का जो ऑडिट है
वो इलेक्शन कमीशन करे। को आजकल पीटीआई की फॉरेन फंडिंग की फिक्र खाए हुए है। मैं समझता हूँ अब उनको जो है वो अपनी फिक्र करनी चाहिए। अब वो अपने खाते सामने लेकर आए, जो खातों से जो है वह आपको नज़र आएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिलेंगे और फॉरेन फंडिंग के सबूत भी मिलेंगे। इसी किस्म की बातें पनामा आने के बाद नून लीग किया करती थी कि सिर्फ हमें टारगेट किया जा रहा है, सबका एक साथ एहतसाब होना चाहिए। मगर इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि अपोजिशन में थे वो बताते थे कि नहीं, सबसे पहले ताकतवर का, हुक्मरानों का एहतसाब होना चाहिए। जो एहतसाब शुरू होगा वो प्राइम मिनिस्टर से शुरू होगा, वजीरों से शुरू होगा, फिर नीचे जाएगा। मगर अब अपना केस तमाम जमातों के साथ चलाना है। हालांकि अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में नवंबर 2014 में आया था। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक इंसाफ गई 2017 में, यानी कि जब तहरीक इंसाफ के हवाले से मामला उठाया नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस केस के हवाले से, तो तहरीक इंसाफ भी चली गई इलेक्शन कमीशन में। कौमी असम्बली रुकने कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब ने ये पटिशन दायर की, उसके बाद फिर खामोशी हो गई और दो साल बाद जब फिर अपोजिशन जमातें इस केस को उठा रही हैं तो तहरीक इंसाफ भी उनके केसेस के हवाले से बात कर रही है। हालांकि इमरान खान साहब पहले हमेशा कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों करप्ट हैं, एक दूसरे को करप्ट कहती है, तो फिर दूसरा भी पहले पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है कि वो भी करप्ट हैं। अब तहरीक इंसाफ खामोश हो जाती है और जब अपोजिशन जमातें उसके फॉरेन फंडिंग केस की बात करती हैं तो तहरीक इंसाफ भी उनके खिलाफ कर देती है। पहले क्या कहते थे खान साहब, जरा देखिए। जरदारी कहेगा नवाज शरीफ करप्ट है, नवाज शरीफ कहेगा जरदारी करप्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं पकड़ेंगे। एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती चलती थी, जरदारी नवाज को कहता था करप्ट है और जरदारी नवाज जरदारी को करप्ट कहता था। अहम बात यह है कि अपोजिशन इस केस का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा की रिटायरमेंट से पहले चाहती है, जो 7 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। मगर तहरीक इंसाफ मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुश नज़र नहीं आती। जो मुशीर इतलात हैं फिरदौस हाजी केवान साहिबा, उन्होंने कहा कि उन्हें दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है कि किस तरीके से ये सारी अपोजिशन जमातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट से पहले फैसला चाहती हैं। 2018 के इलेक्शन से खुश नहीं है अपोजिशन जमातें, और वो कराए थे सरदार रजा खान साहब ने बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बावजूद अपोजिशन जमातों को एतमाद हो गया है अचानक सरदार रजा खान साहब पर, और तहरीक इंसाफ मुतमईन है 2018 के इलेक्शन से, मगर वो नहीं चाहती कि सरदार रजा खान साहब की रिटायरमेंट से पहले ये फैसला आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवादी का कहना है कि खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि सरदार रजा खान से जान छूट जाएगी और उम्मीद है कि 5 दिसंबर से पहले नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला हो जाएगा। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, पहले तो मैं खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि सरदार रजा से हमारी जान छूटेगी, और उसके बाद जो है मुझे पूरा यकीन है कि वो भी 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है उस पर हमारा एक इत्तेफाक राय हो रहा है। ज़ाहिर है कि चीफ़ एग्जेक्टिव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे जो है हम इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला जो है बात करेंगे, आखिरी ख़त्मी फ़ैसला, और उसके बाद जो है वो इंशाअल्लाह 5 तारीख से पहले जो है इंशाअल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हम फैसला कर देंगे। यहाँ ये बात भी अहम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा जो 7 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, अगर उनकी रिटायरमेंट से पहले नए इलेक्शन कमीशन की तकर्री नहीं होती तो 7 दिसंबर के बाद इलेक्शन कमीशन अमलन गैर फ़ाल हो सकता है, क्योंकि 7 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिटायर होने के बाद इलेक्शन कमीशन के 5 में से सिर्फ 2 अरकान रह जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलूचिस्तान के अरकान पहले ही रिटायर हो चुके हैं। तकरीबन 1 साल होने वाला है। सिर्फ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक तरफा तौर पर जिन 2 अरकान को तैनात किया था उनसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों अरकान की तकर्री का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था और हुकूमत को इस मामले में 5 दिसंबर तक पेशरफ से आगाह करने की हिदायत की है, जिसके हवाले से सवाती साहब कह रहे हैं कि 5 दिसंबर तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर हो जाएगा, बाकी 2 का क्या होगा। और अहम मामला यह है कि अगर ये नहीं हो सका, जैसा कि हुकूमत 1 साल से इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल नहीं कर पाई है, तो फिर ये केस भी आगे नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से हसन इकबाल साहब कह रहे हैं नून लीग के रहनुमा कि बाकी 2 का तकर्रुर सदर मुमलिकत ने इसीलिए किया था, तहरीक इंसाफ की मर्जी के रहनुमाओं का तकर्रुर इसलिए किया था ताकि फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। बहरहाल तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस 5 साल से चल रहा है, मगर इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। अपोजिशन की तनकीद है कि इसकी वजह तहरीक इंसाफ के तारीखी ताखीरी हरबे हैं, जो वो गुज़िश्ता 5 साल के दौरान
इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने के लिए इख्तियार करती चली आई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस केस की कार्रवाई रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन के दायरा कार को मुतादिद बार चैलेंज किया जाता रहा है। जब तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की नाअहली की दरख्वास्त की तो नून लीग ने भी इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त दायर कर दी। इस केस में फॉरेन फंडिंग का हवाला भी दे दिया और इलेक्शन कमीशन के दायरा कार का तयन किया गया और इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के 15 दिसंबर 2017 के फैसले में भी है, जिसके मुताबिक रिकॉर्ड पर लाए गए शवाहिद को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गैर मुल्की फंडिंग का इल्जाम पीपीओ के आर्टिकल 15 के तहत सिर्फ वफाकी हुकूमत लगा सकती है। इस मामले में दरख्वास्त गुजार की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कानून के मुताबिक ममनुआ जराए से पार्टी फंड हासिल करने के मामले की छानबीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ पर लगने वाले इल्जाम का जायजा लेने के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया और साथ ही इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि वो गैर जानिबदाराना तौर पर सियासी जमात के अकाउंट्स की छानबीन करे। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता 5 साल के अकाउंट्स का जायजा ले सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन के दायरा कार को तस्लीम किया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को बरकरार रखा। हालांकि तहरीक इंसाफ ने अपनी स्क्रूटनी रोकने के लिए तकरीबन 7 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की और 1 दर्जन से ज़ायद दफ़ा वो इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर एतराज़ उठा चुकी है, मगर इनके सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन में ये मामला चलता रहा और मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन में इस केस की आखिरी कार्रवाई हुई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग का जायजा लेने के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी, जिसके कई इजलास हुए, मगर तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी के तरीक़ाकार को और इन कैमरा कार्रवाई की खबरें लीक होने के हवाले से उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को 4 दरख्वास्तें कर दी। मगर इलेक्शन कमीशन ने अपने 10 अक्टूबर के फैसले में तहरीक इंसाफ के ये एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए और स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई का हिस्सा बनने की हिदायत की ताकि जल्द फैसला हो सके। मगर तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को 7 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल ना होने से 10 अक्टूबर के हुक्म का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके स्क्रूटनी कमेटी को भी काम से रोका जाए। मगर 22 नवंबर को अपनी ही दायर करदा दरख्वास्त की समाअत में तहरीक इंसाफ के वकील शाह खबर के पेश ना होने पर समाअत दिसंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई और उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू की। टॉक शोज में यह मौक़िफ़ अपनाया कि अब अगर हमारी स्क्रूटनी होने जा रही है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी उसी तरीके से होनी चाहिए। अब कल अहम समाअत होगी, देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट से पहले फैसला देता है या नहीं देता है। ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम है और उसके बाद अगर ये प्रेसिडेंट बन जाता है तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी ये केस अहम होगा, जिस भी सिमत में अदालत की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से फैसला आता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। उस्मान बुज़दार साहब की 24 घंटे में वज़ीर आज़म से 2 मुलाकातें हुई। मुसलसल खबरें आ रही हैं कि पार्टी उनसे खुश नहीं है। पंजाब में जो खुद इत्तेहादी भी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी उनसे खुश नहीं हैं। क्या उन्हें हटाने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर बात करेंगे। एक बार फिर से पंजाब में तब्दीली की बातें हो रही हैं, मुशावरत हो रही है। 24 घंटे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और जल्द ही फैसलों का इम्कान है, क्योंकि 15 माह गुजरने के बावजूद बार बार पंजाब हुकूमत की खराब कारकर्दगी पर सवाल उठते रहे हैं। पहले मीडिया में उठे, अपोजिशन ने उठाए और अब खुद इत्तेहादी उठा रहे हैं और इजलासों की कार्रवाई के जो ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं उसके तहत खुद हुकूमती अरकान भी इस वक्त उस्मान बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। उसके बावजूद वज़ीर आज़म बार बार उनका दिफा करते हैं। अगर वज़रा में कोई पोर्टफोलियो बार बार बदला है तो वो वजारत इतलात का है, यानी वज़ीर आज़म समझते हैं कि अवाम को बताया ठीक नहीं जाता बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं है। फिर तब्दीली आती है तो ब्यूरोक्रेसी में बार बार तब्दीलियां कर दी जाती हैं। एक मिनिस्ट्री में, एजुकेशन की मिनिस्ट्री में बार बार ब्यूरोक्रेसी तब्दील की गई है, मगर बुज़दार साहब सर्वाइव करते हैं क्योंकि वज़ीर आज़म का उन पर एतमाद है। मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। 24 घंटे में 2 मुलाकातें, बुज़दार साहब आपको ख़तरे में लगते हैं ये इस दफ़ा फिर या तो वज़रा की कुछ इधर उधर तब्दीली हो जाएगी या फिर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ हो जाएंगी और उन पर जिम्मेदारी डाल दी जाएगी कि उनकी वजह से ये नहीं काम कर पा रहे? देखिए, जो सुना है वो तो यही है और वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आला ने मुलाकात करके, बल्कि मुलाकातें करके कि ब्यूरोक्रेसी में और वज़ीरों में कुछ रद्द बदल का फ़ैसला किया है,
और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनका सितारा जो है अभी तक ज़वाल पर नहीं आया। यही बात लाहौर में सुनी जा रही है। अभी तक सवाल पर नहीं आया मगर ज़रा नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी के काम ना करने की सब गिला करते हैं, परवेज़ इलाही साहब ने भी किया, मगर साथ में जो खुद बुज़दार साहब की इस सलाहियत है और मेहनत है उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। और ज़ाहिर वज़ीर आज़म के पास या तहरीक इंसाफ के पास एक ही जवाब होता है, अगर टीम अच्छा ना परफॉर्म कर रही हो तो मिसबाह के बारे में कह देते हैं कि वो बड़ा ईमानदार हैं और बड़े मेहनती हैं। बुज़दार साहब के बारे में भी यही कहा जाता है, बड़े ईमानदार और मेहनती हैं, सलाहियत और मेहनत की तरफ वो फोकस नहीं दिखता। तो क्या ऐसी बात है कि जो बुज़दार साहब सर्वाइव कर जाते हैं, तो यही कि वो बहुत ईमानदार हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, सिर्फ इसलिए सर्वाइव कर जाते हैं? खान साहब नहीं देखते वज़ीर आज़म कि उनके अंदर सलाहियत भी है या नहीं? देखिए, एक तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब का ये फैसला था कि कोई ऐसा शख्स पंजाब का वज़ीर आला होना चाहिए जो 100% उनका लॉयल हो और जो कोई ख़तरा ना बन सके। आपको मालूम होगा कि पंजाब की जो वज़ारत आला है उसमें बहुत से लोग ऐसे रहे हैं, भुट्टो साहब के दौर में भी, जो यानी परपुर्जे निकाल लेते थे। खुद खर साहब को देख लीजिए, रामे साहब को देख लीजिए, और फिर वो सादिक कुरैशी साहब को लेकर आए थे। और इसी तरीके से आप देखें तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने वज़ीर आला नहीं बनाया, पहले वाई साहब आए, फिर शहबाज शरीफ साहब आए, गोया घर के अंदर ही वज़ारत आला पंजाब की रही। तो पंजाब की जो वज़ारत आला है उससे खौफ भी आता है मरकज़ को, और वो चाहता है कि बस उसकी बराह रास्त हुकूमत जो है पंजाब पर कायम रहे। तो इमरान खान साहब में और जो कुछ भी गैर रवायती बातें होंगी, मेरा ख्याल लाहौर को और पंजाब को अपने काबू में रखने में वो उसी तरीके से क्या सोच रहे हैं जिस तरह उनसे पहले कई लोग सोचते थे। और अब आप ये देखिए कि यहाँ जो तबादले हैं वो होते चले जा रहे हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो हैं वो 6 बार बदले हैं, सेक्रेटरी सेहत 3 बार बदले हैं, सेक्रेटरी स्कूल्स 4 बार बदले हैं, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन 2 बार बदले हैं, सेक्रेटरी सर्विसेज 4 बार बदले हैं, जबकि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज 3 बार तब्दील हुए हैं। और सेक्रेटरी एक्साइज, ट्रांसपोर्ट और खुराक जो हैं वो 1.5 बरस में 3-3, 4-4 बार उनके तबादले हो चुके हैं। कमिश्नर जो हैं डीजी खान के 4 बार, गुजरांवाला के 2 बार, रावलपिंडी और मुल्तान के 2-2 बार, और डिप्टी कमिश्नरों की तो बात ही छोड़ दें, और पुलिस अफसरों की तो तबादले होते चले जा रहे हैं। और इससे एक गैर यकीनी सूरत हाल है। जो सरकारी अफसर हैं उनको मोहलत नहीं मिलती कि वो अपने जौहर दिखा सकें। और उसके साथ आप देखिए कि कोलिशन जो है बड़ी कमज़ोर है, और अरकान असम्बली जो है उनका दबाव भी है अफसरों पे बहुत ज़्यादा। और हुकूमत जो है ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इस्लामाबाद से फैसले होते हैं, ये लाहौर से फैसले होते हैं, और क्यों ऐसा कोई निज़ाम वज़ा नहीं किया जा रहा कि एक शख्स का तकर्रुर किया जाए तो उसको सुकून से कोई 1-1.5 साल काम करने का मौका दिया जाए। बार बार यानी ये जो उठक बैठक हो रही है इससे बिल्कुल एक तहबाला हो गई है इंतज़ामी मशीन। बहुत शुक्रिया। शामिर साहब बता रहे थे तहबाला हो गई है इंतज़ामी मशीनरी। वज़ीर आज़म वही कर रहे हैं कि पंजाब को कंट्रोल रखना है, मगर ख़ुद परवेज़ इलाही साहब बता चुके हैं कि परवेज़ मुशर्रफ पंजाब को कंट्रोल रखना चाहते थे, मगर कहते थे परवेज़ इलाही से कि शहबाज शरीफ का मिथ तोड़ो, डिलीवर करो। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए पंजाब को कंट्रोल किया, तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस और डिलीवरी के ज़रिए किया। वज़ीर आज़म क्या उस्मान बुज़दार साहब से बगैर डिलीवरी के गवर्नेंस के कंट्रोल कर पाएंगे, ये देखना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।